कभी कभी हम आगे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि हम रेडी होते हैं, बल्कि आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि पीछे मुड़ना और मुश्किल लगता है। सच बोलूं, ये कोई कहानी नहीं जो मैंने तुरंत बताई हो। इसे समझने में मुझे खुद काफी वक्त लगा। उस दिन मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं किस चीज की तरफ चल रहा हूँ। ना ही ये कोई एडवेंचर लग रहा था, ना ही कोई अचीवमेंट। दिस वॉज नॉट प्लान्ड, नीदर इट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क, and maybe that's why it was dangerous. I went out of my comfort zone and I didn't had the slightest idea what I was going to face. This is not any motivational story. This is a story of me facing myself. This is a story of me reaching at a height of 12,772 feet. This is a story of Byas Kund. इस कहानी की शुरुआत होती है मनाली से। उस वक्त मनाली में बर्फ का कोई साइन नहीं था, ना रोड्स पर, ना पहाड़ों पर। एंड लुकिंग आउट ऑफ विंडोज डज नॉट इवन फेल्ट लाइक विंटर। एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पास्ट 2 days। फोन लो बैटरी पर था और दिमाग थोड़ा ब्लैंक। सो व्हाट इट वाज, कोई फैंसी प्लान नहीं था, बस सोचा डे हाइक पे निकलते हैं ब्यास वैली तक। सुबह अराउंड 6 बजे हम धुंधी के लिए निकले। मनाली अभी सो रहा था, रोड्स खाली थी, ठंड थी, पर बर्फ का कोई साइन नहीं था। और फिर सोलांग के पास एक मोमेंट आया जो मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। सोलांग वैली से जब धूप की पहली किरणें रोहतांग पास के माउंटेन्स पे गिरी ना, तो इट वाज अनरियल, जैसे पहाड़ों ने पहली बार आंखें खोली हूँ। उस वक्त बस इतना लगा आज का दिन शायद स्पेशल होगा, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कितना स्पेशल। हम धुंधी पहुंचे, बाइक पार्क करी और यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। शुरू के कुछ मीटर्स में ही हमें ब्लैक आइस मिला, प्रॉपर ब्लैक आइस। मैंने वहीं पे सोचा ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। दिमाग में एक थॉट आया, अब भी वापस जा सकते हैं। पर साहू भाई और बाकी लोग आगे बढ़ गए थे और मैंने ही बस फॉलो कर लिया। स्लोली एंड केयरफुली हमने वो पैच क्रॉस कर लिया। उस मोमेंट में मुझे लगा बस यही टफ पार्ट होगा, बट मैं गलत था। ब्लैक आइस के बाद पाथ थोड़ा ओपन हुआ और फिर ब्यास वैली खुल गई। अचानक हर जगह स्नो, मनाली में कुछ भी नहीं था और यहाँ सब कुछ वाइट। यहाँ पे मुझे पहली बार रियलाइज हुआ ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं है। कुछ किलोमीटर्स बाद प्रॉपर स्नो ट्रेल स्टार्ट हो गया और तब तक एक रियलिटी हिट हुई। मेरे पास प्रॉपर स्नो बूट्स नहीं थे, कोई ट्रैकिंग पोल्स नहीं थे, बस एक पतला सा वुडन स्टिक। और सच बोलूं, मुझे बर्फ से डर लगता है, ब्लैक आइस से, क्योंकि मैं एक बार पहले गिर चुका हूँ ऑलमोस्ट वैली में। उस दिन बच गया था, इसलिए मैं आज धीरे धीरे चल रहा था, बहुत धीरे, और मुझे पता था आई एम द वीकेस्ट अमंग अस। 5-6 किलोमीटर के बाद लोग नॉर्मली यहीं रुक जाते हैं। डे 1 कैंप साइट, यहीं से वापस। मैंने भी यही कहा, यहीं थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खा लेते हैं, शॉर्ट्स ले लेते हैं और रिटर्न कर लेते हैं। तब मुझे बोला गया प्लान ब्यास कुंड का है। उस मोमेंट पे मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं मेंटली रेडी नहीं था, ना गियर ना एक्सपीरियंस। एंड द आयरनी वाज, मुझे वापस अकेले जाने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था। जो रास्ता आया था मैं उस पर अकेले चल ही नहीं सकता था और यहीं से चीज़ों ने कंट्रोल छोड़ दिया। हम आगे बढ़ने लगे और थोड़ा ही आगे बोल्डर जोन स्टार्ट हो गया। समर में भी ये सेक्शन काफी डेंजरस होता है, बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, बीच बीच में छोटी छोटी कैविटीज। ऐसी जगह जहां अगर पैर गलत गया ना तो बस फिर कहानी खत्म। और आज स्नो में सब कुछ कवर्ड था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं पैर कहाँ रख रहा हूँ। स्नो के नीचे पत्थर है या खाली जगह, कुछ नहीं दिख रहा था। हर स्टेप के साथ बस एक थॉट दिमाग में आता था, बस यहीं मत गिरना। मैं शॉर्ट्स भी नहीं ले पा रहा था, कैमरा हाथ में था पर दिमाग कहीं और। सच बोलूं, मैं मेंटली फंस चुका था। एक तरफ आगे जाने में डर लग रहा था, दूसरी तरफ वापस जाने में और भी ज्यादा। उस वक्त बस एक ही चीज चल रही थी, आज मरना नहीं है। बोल्डर जोन के बाद हम एक फ्रोजन पैच पे आए और फिर ब्यास रिवर फ्रोजन। रिवर पर चलना अलग ही चीज होती है। हर स्टेप पे क्रैक की आवाज आती है, स्नो टूट रही होती है और आइस कुछ कुछ बोल रही होती है। मुझे नहीं पता था रिवर कितनी गहरी है, शैलो है या डीप, कुछ आइडिया नहीं। बस इतना पता था कि नीचे पानी था और ऊपर मैं बस चल रहा था, स्टिक पकड़ के, आंखें नीचे, ब्रेथ कंट्रोल में। यहीं पर मेरा सबसे बड़ा डर मेरे सामने खड़ा था, ब्लैक आइस। और इसी ब्लैक आइस पे मैं पहले एक बार गिर चुका हूँ, पर आज मैं चल रहा था 20-25 मिनट बिना रुके, शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पास रुकने का ऑप्शन ही नहीं था। और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ चीजों का टेक्सचर बदलता है, स्नो अलग होती है, हवा अलग होती है, और तब दिखता है ब्यास कुंड।
वहीं ऋषि व्यास का मंदिर है, छोटा सा सिंपल, और मैं बस वहीं बैठा रहा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वेदर चेंज होने लगता है। स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था। कैंप का ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि टेंट ही नहीं था, और टाइम निकल चुका था। अराउंड 5:30 शाम हमने ब्यास कुंड छोड़ा, और अब रिटर्न एक सर्किट से था। वापस का रास्ता और भी ज्यादा चैलेंजिंग था। ऊपर चढ़ना, एक माउंटेन रिज क्रॉस करनी, स्नो के नीचे क्या है कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक आइस, सॉफ्ट स्नो, हार्ड आइस, सब मिक्स। इस पार्ट का मेरे पास एक भी शॉट नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा था, बस घर पहुंच जाऊं। एनर्जी खत्म हो चुकी थी, पैर सुन्न पड़ चुके थे, पर चलना था। अंधेरा हो रहा था, और जब हम फाइनली बाइक के पास पहुंचे ना, रात के 11 बज रहे थे। सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था, और 15 घंटे बाद हम वापस थे। घर पहुंच के मैं चुपचाप बस बैठ गया। आज भी जब ये सब याद करता हूँ तो समझ नहीं आता मैं कैसे कर पाया। वैसे ब्यास कुंड लोग 3 से 4 दिन में करते हैं, और कुछ कहते हैं ब्यास कुंड एक दिन में भी हो जाता है। शायद सब अपनी जगह सही है, पर पीक विंटर्स में जब सब कुछ फ्रोजन हो, मैं किसी को नहीं जानता जिसने ऐसा किया हो। मेरे पास विजुअल्स कम है, इसका मुझे रिग्रेट रहेगा, पर जो एक्सपीरियंस था वो मेरे पास है, और शायद यही काफी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस साल ब्यास कुंड नॉन स्नो सीजन में फिर करूंगा, और इस बार पूरी कहानी लेकर आऊंगा। पर ये मेरी पहली कहानी थी। I am Aryan, and this was the story of origin of River Beas, Beas Kund.